हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका भंबानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एएस एंड आईएफआरएस के बारे में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। तो सबसे पहले हम जानेंगे एएस के बारे में। एएस यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हिंदी में से बोलते हैं लेखांकन प्रमाण। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्चुअली है रिटन स्टेटमेंट, मतलब लिखित बयान, लिखित वक्तव्य। रिटन स्टेटमेंट्स हैं जो कि टाइम टू टाइम पब्लिश्ड बाय प्रोफेशनल अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि समय समय पर जो पेशेवर लेखांकन संस्थाएं हैं उनके द्वारा क्या किए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं। अच्छा, एक्चुअली ये है क्या? एक्चुअली ये है कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या जनरल गाइडलाइंस। किसके बारे में? विच डिफाइन, जो कि क्या डिफाइन करता है? हाउ टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना? ये क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्चुअली है कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। ये एक सिद्धांतों का कॉमन सेट है। जनरल गाइडलाइंस है, किसके बारे में जनरल गाइडलाइंस है? सामान्य दिशा निर्देश है। किसके बारे में? जो कि डिफाइन करता है, क्या परिभाषित करता है कि हाउ टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग में वित्तीय विवरणों को किस तरह बनाया जाए और उन्हें किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, इसके बारे में जो जनरल गाइडलाइंस कौन देता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरल गाइडलाइन देते हैं। अच्छा, ये इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडीज। ये किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडीज या गवर्नमेंट या जो रेगुलेटरी बॉडी होती है उनके द्वारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जारी किए जाते हैं। फेमस अकाउंटेंट कोहलर ने इसे कैसे डिफाइन किया है? अ कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट्स बाय कस्टम लॉ और प्रोफेशनल बॉडीज, यानी कि रीति रिवाजों, कानून या पेशेवर संस्थाओं द्वारा लेखाकारों पर जारी की गई आचार संहिता के रूप में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कॉलर ने परिभाषित किया है। ठीक है ना? क्या डेफिनेशन दी है कॉलर ने? क्या परिभाषा दी है? कॉलर ने कहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि लेखांकन प्रमाप जो है एक आचार संहिता है जो रीति रिवाजों, कानून या पेशेवर संस्थाओं द्वारा लेखाकारों पर लागू की गई। आइए अब जानते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, यानी कि लेखांकन प्रमापों की प्रकृति क्या है। तो लेखांकन प्रमाप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ये क्या है? लेखांकन प्रमाप जो है वो लेखांकन नीतियों और व्यवहारों की कसौटी है। जो ये किसके बारे में कसौटी है? अबाउट अकाउंटिंग प्रोसीजर, जो कि यह निर्धारित करते हैं कि लेखांकन में जो लेन देनों का, अकाउंटिंग में लेन देनों का और घटनाओं का किस तरह से उनको रिकॉर्ड किया जाए और उनके बेस पे किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाए। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिमूव द इफेक्ट ऑफ वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अकाउंटिंग की जो अलग अलग पॉलिसीज अपनाई जाती हैं, अलग अलग पॉलिसीज अपनाने से जो इफेक्ट पड़ते हैं उसको दूर करते हैं। तो दूर किस तरह से दूर करते हैं? क्योंकि हर तरफ ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एक समान नियम अपनाए जाते हैं, तो अलग अलग नीतियों को अपनाने से जो दुष्प्रभाव होते हैं उस पर रोक लगती है। इससे क्या होता है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, सभी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? कंपेरेबल होते हैं। अच्छा, थर्ड है हेल्प टू चूज बेस्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज टू सॉल्व अकाउंटिंग प्रॉब्लम। अकाउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट पॉलिसी को चूज करने में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्म टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को यूज करने वाले व्यक्ति हैं, यूजर्स हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेस पे तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट है डिसाइड द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटेंट्स वर्किंग। तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है लेखाकार अकाउंटेंट की काम करने की लिमिटेशन डिसाइड, लिमिट को डिसाइड करते हैं।
वो सीमा तय करते हैं जिसके अंतर्गत एक अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी, यानी एक तरह से ये एक लॉ का काम करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसका काम करते हैं? एक लॉ का काम करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो उद्देश्य है वो कठोरता लाना नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसीज में रिजिडिटी को लाना नहीं है, कठोरता लाना नहीं है, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको लिमिट करना है। ऐसे नहीं कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो कभी कोई पॉलिसी अपना रहा है, कभी कोई पॉलिसी अपना रहा है, तो उसको लिमिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एक तरह से लॉ का काम करते हैं। तो ये जो है एक गाइड करते हैं अकाउंटेंट को कि किस तरह से काम अकाउंटिंग की जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो कार्य प्रणाली है वो उसमें वो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही नहीं बैठता है, उसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो दूसरी वैकल्पिक पद्धति को, दूसरे अल्टरनेटिव मेथड को अपनाया जा सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में अकाउंटेंट को बिल्कुल क्लियर मेंशन करना पड़ेगा कि इस पॉलिसी की जगह, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जगह इस पॉलिसी को अपनाया गया है, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर रहा है उसे उन वेरिएशन के बारे में उन पूरी तरह से नॉलेज हो। आइए अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि लेखांकन प्रमाप के उद्देश्य क्या हैं। इनको हम एडवांटेजेस एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरह भी पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एडवांटेजेस क्या है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की यूटिलिटी क्या है, तो हम ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट तो क्या है, यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं उनको बनाने में एक रूपता, उनको बनाने में और प्रस्तुत करने में एक रूपता लाना। अच्छा, इन्फॉर्म टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट विच पॉलिसीज आर यूज्ड, जो वित्तीय विवरण को प्रयोग कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे हैं ना, कौन यूज करते हैं? इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, जो आउटसाइडर पार्टीज होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करती हैं, उन्हें ये अवगत कराना कि विच पॉलिसीज आर यूज्ड, कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में किन पॉलिसीज को यूज किया गया है। थर्ड क्या है, रिमूव द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, वित्तीय विवरण बनाने में जो अलग अलग अकाउंटिंग में, लेखांकन में जो भिन्न भिन्न तरीके या अलग अलग पॉलिसीज या व्यवहार अपनाए जाते हैं उनके प्रभाव को दूर करना। किस तरह दूर किया जाता है? जब एक ही तरह के नियम अपनाए जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूप में एक समान नियम अपनाए जाते हैं, तो अलग अलग पॉलिसीज को का इफेक्ट क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। फोर्थ क्या है, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों में एक रूपता, पारदर्शिता और तुलनात्मकता प्रदान करना। ठीक है ना। अच्छा, फिफ्थ क्या है, टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता प्रदान करना। ठीक है ना, वित्तीय विवरणों को विश्वसनीयता और प्रामाणिकता प्रदान करना। तो ये सब इनके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, ये इनके एडवांटेजेस भी हैं, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की यूटिलिटी के पॉइंट्स भी हैं। अब देख लेते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि ये लेखांकन प्रमाप जो है किस पर लागू होते हैं, किस किस पर एप्लीकेबल होते हैं। तो एक्सेप्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूट विच आर नॉट इंक्लूड इन बिजनेस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ऐसी चैरिटेबल संस्थाएं, दान या चंदे पर चलने वाली संस्थाएं जो किसी भी व्यावसायिक या औद्योगिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है, जो कोई भी बिजनेस या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज नहीं चला रही हैं, ऐसी चैरिटेबल ट्रस्ट को छोड़, ऐसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को छोड़ के बाकी सब पे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो यानी कि जैसे सोलो प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, इन सभी पे जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं। आइए अब जानते हैं आईएफआरएस के बारे में। आईएफआरएस का फुल फॉर्म क्या है?
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना, हिंदी में इसे बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रमाण। तो ये आईएफआरएस क्या है? आईएफआरएस है एक्चुअली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईएएसबी, है ना। आईएएसबी द्वारा जारी किए गए अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाणों को क्या बोला जाता है? आईएफआरएस बोला जाता है। अब ये आईएएसबी क्या है? आईएएसबी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है ना। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर बॉडी है जो क्या करती है? दैट डेवलप एंड अप्रूव आईएफआरएस। ये जो बॉडी है, ये प्राइवेट संस्था है, ये ही आईएफआरएस को डेवलप करती है और उन्हें अप्रूव करती है, ठीक है ना। और इसका गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 2001 को, 1 अप्रैल 2001 को इस आईएएसबी का गठन किया गया था। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन यूके में इस आईएएसबी का हेडक्वार्टर है। अच्छा, ये आईएएसबी जो है वो आईएएससी की जगह इसका गठन किया गया। मतलब पहले इसका नाम क्या था? आईएएससी था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। यानी अब कमेटी की जगह किसने ले ली है? बोर्ड ने ले ली है ना। बाकी का नाम तो सेम ही है, केवल कमेटी की जगह क्या हो गया? ये बोर्ड हो गया। ये कमेटी जो है 1973 में बनाई गई थी, 1973 में ये कमेटी बनाई गई थी, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए। अब इस कमेटी की जगह किसने ले ली है? बोर्ड ने ले ली है। तो इस बोर्ड द्वारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? आईएफआरएस बोला जाता है। अच्छा, आईएफआरएस कवर अ लार्ज नंबर ऑफ आईएएस। मतलब इस आईएफआरएस में जो आईएएस है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहले जो इशू किए गए थे, किसके द्वारा इशू किए गए थे? कमेटी द्वारा जो इशू किए गए थे वो भी कवर किए गए, है ना, उनको भी लिया गया है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो आईएएससी द्वारा जारी किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको बोला जाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और आईएएसबी द्वारा जारी किए गए अब जो जारी किए जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनको क्या बोला जाता है? आईएफआरएस बोला जाता है। मतलब पहले जो कमेटी द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते थे उनको आईएएस बोला जाता था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और अब जो ये बोर्ड बन गया है उनके द्वारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं, लेखांकन प्रमाण इशू किए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? आईएफआरएस बोला जाता है। अब देख लेते हैं अजम्पशंस ऑफ आईएफआरएस, है ना। आईएफआरएस की क्या अजम्पशंस हैं, किस मान्यताओं के बेस पे आईएफआरएस जारी किए गए? तो आईएफआरएस क्या है? आईएफआरएस है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो किनके द्वारा इशू किए गए हैं? आईएसएबी द्वारा जारी किए गए अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाण, ठीक है ना। तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ये है रिटन स्टेटमेंट है, यानी कि रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जो कि क्या निर्धारित करते हैं, क्या बताते हैं कि किस तरह से अकाउंटिंग की जाए और किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार किया जाए, है ना। अकाउंटिंग के बारे में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के बारे में जारी किए गए जनरल गाइडलाइंस हैं। किसके द्वारा जारी की जाती है? ये आईएसएबी द्वारा जारी किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि अकाउंटिंग किस तरह की जाए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह से तैयार किया जाए। तो जो आईएफआरएस की मान्यताएं हैं वो इसी चीज को क्लियर करती है ना। तो कितनी मान्यताएं हैं? 4 अजम्पशंस हैं। फर्स्ट तो है गोइंग कंसर्न अजम्पशंस, यानी हिंदी में से बोलते हैं चालू व्यवसाय की अवधारणा। इस अवधारणा से ये क्लियर होता है कि अकाउंटिंग किस तरह से की जाए। दूसरी अजम्पशन क्या है? अक्रूअल अजम्पशन, यानी उपार्जन की अवधारणा। तीसरी है मेजरिंग यूनिट अजम्पशन, यानी कि मुद्रा जिसको बोलते हैं माप इकाई की अवधारणा, मान्यता। चौथी मान्यता है, अजम्पशंस है कांस्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशंस, यानी कि हिंदी में इसे बोला जाता है स्थिर क्रय शक्ति की मान्यताएं। तो ये कुछ मान्यताएं हैं, कुछ अजम्पशंस हैं आईएफआरएस की। तो फर्स्ट अजम्पशन से तो ये क्लियर होता है कि अकाउंटिंग किस तरह की जाए, और ये जो 3 अजम्पशन है, नीचे वाली 3 अजम्पशंस हैं, ये क्लियर करती हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से बनाए जाए।
तो उसमें सेकंड अजम्पशन जो है अक्रूअल अजम्पशन, वो क्या क्लियर करती है कि प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से बनाया जाए, उसमें खर्चों को, इनकम को और एक्सपेंडिचर को किस तरह से लिखा जाएगा। और तीसरी अजम्पशन, तीसरी और चौथी अजम्पशन क्या बनाने के बारे में है, बैलेंस शीट बनाने के बारे में है, जिसमें थर्ड जो मेजरिंग यूनिट अजम्पशन है उसमें ये क्लियर करती है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। और फोर्थ जो अजम्पशन है कांस्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशन, यानी कि स्थिर क्रय शक्ति की मान्यता ये क्लियर करती है कि कैपिटल को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, कैपिटल का रिकॉर्डिंग किस तरह से की जाएगी। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं अजम्पशंस को। फर्स्ट अजम्पशन क्या है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, यानी कि चालू व्यवसाय की मान्यता। ये मान्यताएं हम पिछले लेक्चर, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसमें हमने मान्यताएं में पढ़ी थी। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहता है कि लाइफ ऑफ बिजनेस इज इन्फिनिट, यानी कि व्यवसाय का जो अस्तित्व है और व्यवसाय का जो जीवन है वो क्या है, असीमित है ना। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो ये मान के स्टार्ट किया जाता है कि ये निरंतर चलेगा, कभी बंद नहीं होगा, है ना। रन फॉर बिजनेस विल रन फॉर लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर, भविष्य में एक लंबे काल तक ये व्यवसाय चलेगा। तो पहली जो IFRS तैयार किए गए हैं वो पहली इस मान्यता के बेस पे तैयार किए। सेकेंड अजम्पशन क्या है, अक्रूअल अजम्पशन, है ना, उपार्जन की मान्यता। तो ये मान्यता, ये अजम्पशन क्या कहती है कि ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन अक्रूअल बेसिस, है ना। जो व्यावसायिक लेन देन है वो किस आधार पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, उपार्जन आधार पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो पहले, इससे पहले लेक्चर हमने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में देखा कि अकाउंटिंग की दो बेसिस है, एक तो कैश बेसिस है और एक क्या है, अक्रूअल बेसिस है। कैश बेसिस में तो केवल कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन अक्रूअल बेसिस पे कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो IFRS की मान्यता के अनुसार ट्रांजेक्शन अक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, यानी कि इनकम्स को कब रिकॉर्ड किया जाएगा, जब वो अर्न हो जाएंगी, और एक्सपेंडिचर को कब रिकॉर्ड किया जाएगा, व्हेन दे आर ड्यू, जब वो ड्यू हो जाएगा। अच्छा, इस मान्यता के अनुसार सेटलमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सेटलमेंट मतलब इनकम का रिसीव होना और एक्सपेंडिचर का पेमेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन इनकम अगर अर्न कर ली है, अक्रूड हो गई है, तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, और एक्सपेंडिचर अगर ड्यू हो गए हैं तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो क्रेडिट सेल है उसको भी क्या किसमें इंक्लूड किया जाएगा, टोटल सेल्स में इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड अजम्पशन है मेजरिंग यूनिट अजम्पशन, इसे बोलते हैं माप इकाई की मान्यता। तो इस अजम्पशन, ये अजम्पशन क्या क्लियर करती है कि बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परचेजिंग पावर ऑफ मनी, है ना, इज अ मेजरिंग यूनिट, यानी कि मुद्रा की जो वर्तमान क्रय शक्ति है वो क्या है, माप की इकाई है, ठीक है ना। यानी ये क्या, इसकी इस मान्यता के अनुसार एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन करंट और फेयर वैल्यू, नॉट ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो संपत्तियां हैं उसको किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, जो उनकी फेयर वैल्यू है या मार्केट में जो उनकी करंट वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि अगर जो बिजनेस में असेट्स हैं उनको अगर हम अब मार्केट में परचेज करने जाएं तो उनका कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, उस अमाउंट पे एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। और लाइबिलिटीज किस पे रिकॉर्ड की जाएगी, ऑन अमाउंट विच इज पेबल इन प्रेजेंट, यानी कि जो दायित्वों को उस राशि, उस अमाउंट पर रिकॉर्ड किया जाएगा जो अभी वर्तमान में चुकानी है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए 2020 की बुक्स में एसेट्स शो है, एसेट्स की जो वैल्यू है क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग हमने खरीदी थी 10 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी भी थी 10 लाख की, बैंक लोन भी था 10 लाख का, और क्रेडिटर्स भी थे 10 लाख के। यानी कि दो तो असेट्स हैं और दो क्या है, लाइबिलिटीज है। ईच हर किसी की अमाउंट क्या है, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज है। अब देखते हैं कि प्रेजेंट में इनकी क्या वैल्यू है। लैंड एंड बिल्डिंग तो अप्रिशिएट हो गई, उनकी उसकी वैल्यू बढ़ गई, 50 लाख हो गई लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी में तो क्योंकि डेप्रिसिएशन होता है, जितनी मशीनरी चलाएंगे उतनी घिसती है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख रुपी, 1 लाख रुपी हो गई।
बैंक लोन हमने 10 लाख का लिया था, लेकिन उस पर इंटरेस्ट चढ़ गया, अब वो कितना चुकाना है, 11 लाख रुपए चुकाना है। और क्रेडिटर्स थे हमारे कितने, 10 लाख के क्रेडिटर्स थे, लेकिन किसी कारण से 1 लाख का पेमेंट हमें नहीं करना है। अब कितना पेमेंट करना है, 9 लाख रुपए का पेमेंट करना है। तो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट में वैल्यू है एसेट्स एंड लायबिलिटीज को उसी पे रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी 2023 की बुक्स में लैंड एंड बिल्डिंग को 50 लाख पे, प्लांट एंड मशीनरी को 1 लाख पे, बैंक लोन 11 लाख 11 लाख का, और क्रेडिटर जो है वो 9 लाख के दिखाए जाएंगे। फोर्थ अजम्पशन क्या है, कांस्टेंट परचेजिंग अजम्पशन, कांस्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशन, ठीक है ना, ये है बीच में पावर। कांस्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशंस, यानी इसे बोलते हैं स्थिर क्रय शक्ति की मान्यता। ये मान्यता जो है, ये अजम्पशन किससे रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है। क्या कहती है अजम्पशन, कहती है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू मनी इन्फ्लेशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यानी कि वित्तीय वर्ष के अंत में तो जो व्यवसाय के स्वामी द्वारा पूंजी लगाई गई है उसमें किसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट किया जाएगा, मनी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट किया जाएगा। अच्छा, ये मनी इन्फ्लेशन किस बेस पे डिसाइड होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पे मुद्रास्फीति तय होती है, मनी इन्फ्लेशन तय होता है। मनी इन्फ्लेशन क्या होता है, मतलब महंगाई की दर से मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई है ना, जब चीजों में महंगाई दर बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, उस स्थिति को क्या बोला जाता है, मनी इन्फ्लेशन बोला जाता है। ठीक है, तो मनी इन्फ्लेशन में उस जो मनी की परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, कैपिटल की अमाउंट में एडजस्टमेंट किया जाता है। मेरे हिसाब से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है वो इसी एजम्पशन के बेस पे है, यानी कि व्यवसाय के स्वामी को हर वर्ष के अंत में उस पूंजी पे ब्याज देने का प्रावधान इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं नीड फॉर आईएफआरएस, यानी कि आईएफआरएस की आवश्यकता क्यों पड़ी। इनको हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ आईएफआरएस और एडवांटेजेस ऑफ आईएफआरएस के रूप में भी पढ़ सकते हैं, यानी आईएफआरएस के क्या उद्देश्य है, क्वेश्चन में आ जाता है कि आईएफआरएस के क्या लाभ है, तो ये सारे पॉइंट्स हम इसमें लिख सकते हैं, इनको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसमें क्या है कि इजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट, यानी कि इन आईएफआरएस के कारण जो अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार है उन तक पहुंच क्या हो गई है, इजी हो गई। तो क्योंकि अब ग्लोबल मार्केटिंग हो गई है, ग्लोबल बिजनेस का भी ग्लोबलाइजेशन हो गया है, एक देश के व्यापारी दूसरे देश के व्यापारियों के साथ क्या करते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं या इंटरनेशनल मार्केट में उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे विश्वास किया जा सकता है जो आईएफआरएस के बेस पे बने हुए हो। तो आईएफआरएस के बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने से क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट से कैपिटल को बोरो करना इजी हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इजी टू मेक कंपैरिजन, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरिजन करना क्या हो गया, आसान हो गया। मान लीजिए इंडिया का कोई व्यापारी, इंडिया का बिजनेसमैन जो है वो यूएस के बिजनेसमैन से कोई कंपनी से क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो क्योंकि अगर अलग अलग देशों के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके बेस पे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं तो उनमें आपस में कंपैरिजन करना क्या हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर दोनों के वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आईएफआरएस के बेस पे बने हुए होते हैं तो दोनों में कंपैरिजन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। थर्ड क्या है, यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये और ये पॉइंट सेम ही है कि यानी कि आईएफआरएस अपनाने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेटिविटी और ट्रांसपेरेंसी का गुण आ जाता है ना, उसका एडवांटेज आ जाता है। फोर्थ है लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज्ड अब्रॉड, यानी कि विदेशी बाजार से जब पूंजी उठानी होती है उसकी कॉस्ट में क्या होती है, विदेशों से एकत्रित पूंजी की लागत में कमी होती है। ये किस तरह होती है कि प्रेजेंट में जो कंपनियां हैं वो अलग अलग देशों में बिजनेस कर रही हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो सेट बनाने पड़ते हैं। एक सेट तो उन्हें अपने देश के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, और एक सेट जो जिस कंट्री के बिजनेस से, जिस कंट्री के इंस्टीट्यूट से वो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयार करना पड़ता है। लेकिन अगर आईएफआरएस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं तो उन्हें एक ही सेट बनाना पड़ता है, इसलिए क्या हो जाती है,
कॉस्ट में क्या है, कमी हो जाती है ना, एक सेट बनाने से पूंजी उठाने की कॉस्ट में कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, क्योंकि आईएफआरएस में एसेट्स को उनकी ट्रू वैल्यू और फेयर वैल्यू पे उनका वैल्यूएशन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो आईएफआरएस एक ऐसा बेस देते हैं जिसके आधार पर एसेट्स को सही मूल्य पर, उचित मूल्य पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जा सके। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू कमिट फ्रॉड एंड मैनिपुलेट अकाउंट, मतलब आईएफआरएस के थोड़े जो रूल्स एंड रेगुलेशन है थोड़े डिफिकल्ट है, थोड़े कठोर है, हार्ड है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आईएफआरएस के बेस पे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं तो उनमें फ्रॉड करना और उनको मैनिपुलेट करना, मतलब कपट करना और उनमें चेंज करके हेरा फेरी करना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्चुअली क्या है, कन्वर्टेड इंडियन वर्जन ऑफ आईएफआरएस, यानी आईएफआरएस का ही परिवर्तित भारतीय प्रारूप है ना। ये आईएफआरएस से थोड़े ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ज्यादा व्यापक है। इसमें संपत्ति, विभिन्न संपत्ति, दायित्वों, आय और व्यय के काफी बड़े क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है, काफी बड़ी रेंज को इसमें इंक्लूड किया गया है, किसमें, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। दैट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो किस पे आधारित है, सिद्धांतों पर आधारित है। फोर्थ है एम्फेसिस ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किस बात पे जोर देते हैं, वित्तीय विवरण की जवाबदेही और पारदर्शिता पे ज्यादा जोर देते हैं। अब देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ इंडियन एएस, यानी कि भारतीय लेखांकन प्रमाणपत्र को जारी करने की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप है डेवलप्ड बाय, सेकंड है अप्रूव्ड बाय एंड थर्ड है इशूड बाय। तो डेवलप्ड बाय, डेवलप किसके द्वारा किए जाते हैं, काउंसिल ऑफ आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की काउंसिल द्वारा इन्हें क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। फिर डेवलप के बाद ये अप्रूवल के लिए कहाँ भेजे जाते हैं, नाकास में, है ना। नाकास यानी नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन्हें अप्रूवल के लिए भेज दिए जाते हैं। तो ये अप्रूव बाय, इस नाकास द्वारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्रूव किए जाते हैं। फिर लास्ट स्टेज क्या है, इशूड बाय एमसीए, इशू किसके द्वारा किए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है उसकी मंत्रालय द्वारा इन्हें क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। किस तरह से इशू किया जाता है, एज ए गजट नोटिफिकेशन, गजट में प्रकाशित करके इन्हें इशू किया जाता है। यानी कि ये आईसीएआई इकाई द्वारा डेवलप किए जाते हैं। इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, डेवलप्ड बाय आईसीएआई, approved by NACAS and issued by MCA as गजट नोटिफिकेशन। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अब तक 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नोटिफिकेशन गजट द्वारा जारी की गई है, जिसमें से कुछ एग्जांपल किस तरह से देख लेते हैं। जैसे AS1 जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किसके बारे में है, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर पॉलिसीज के बारे में है। AS2 किसके बारे में है, इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन, स्टॉक का वैल्यूएशन के बारे में है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में गाइड करता है। AS6 किस बारे में, डेप्रिसिएशन मेथड के बारे में गाइड करता है। AS20 में क्या लिखा गया है कि ऐसी कंपनीज जो सब्सिडी किसी तरह से सरकार से सब्सिडी लेती हैं, अनुदान लेती हैं, उन्हें इसकी डिटेल किस में देनी पड़ेगी, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देनी पड़ेगी। तो इस तरह से टोटल 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की पालना किसी भी व्यवसाय द्वारा अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको तैयार करते समय इन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसी के अनुसार ऐसी अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, जो कि किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचित नहीं है, लिस्टेड नहीं है, और जिनका नेट वर्थ 500 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपनाने की आवश्यकता नहीं है। नेटवर्थ से क्या मतलब है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, है ना। उस कंपनी की एसेट्स माइनस लायबिलिटीज की जो वैल्यूएशन है वो अगर 500 करोड़ रुपए से कम है तो उन्हें ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनाने की जरूरत नहीं है। और जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है,
शहरी सहकारी बैंक है जिनका नेटवर्क 200 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनाने की आवश्यकता नहीं है। वो जो प्रचलित पॉलिसीज हैं, प्रचलित जो सिद्धांत हैं, केवल वो ही अपना सकते हैं। तो कंक्लूजन में हम एक बार एएस, आईएफआरएस और इंडियन एएस का डिफरेंस जान लेते हैं। एएस क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट है जो क्या दर्शाते हैं? यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रिटर्न स्टेटमेंट है जिसमें वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए एक समान नियम दिए हुए हैं। ठीक है, हर कंट्री, हर देश में वित्तीय विवरण बनाने के अपने अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अच्छा, आईएफआरएस क्या है? इन अकाउंटिंग, क्योंकि अलग अलग देशों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनाने से जो वित्तीय विवरण है उनमें यूनिफॉर्मिटी का गुण नहीं आ पाता, इसलिए आईएएसबी द्वारा आईएफआरएस इशूड किए गए। तो आईएफआरएस भी एक तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ही रूप है। आईएफआरएस क्या है? इशूड बाय आईएएसबी है। और इंडियन एएस क्या है? इंडियन वर्जन ऑफ आईएफआरएस, यानी आईएफआरएस का ही इंडियन वर्जन क्या है? इंडियन एएस के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने एएस एंड आईएफआरएस के बारे में पढ़ा। एएस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आईएफआरएस यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। आज का ये लेक्चर मैंने पूरी तरह से तैयार किया था डीके गोयल जी की बुक से, अकाउंटेंसी की बुक से, जिसमें 5th नंबर पे ये चैप्टर दिया हुआ है और मेरे पास इसका 2022 का एडिशन है। तो अगर आपको लेक्चर में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप बुक को कंसल्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताऊंगी। तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।